स्टोरी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रखा है। इसी के साथ यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। अगले सीन में ये आदमी हॉस्पिटल के अंदर होता है और हाँ, ये एक इसेकाई एनीमे है तो इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो अब स्टोरी की डिमांड है कि इसको मरना होगा और सेम ऐसा ही होता है। इस बंदे की आंखें हो जाती है बंद, लेकिन चिंता मत करो, खुल भी जाती हैं। आंखों के खुलते ही ये कुछ कमाल के नजारे देखता है, जिसे देखकर इसके आंखों के साथ साथ दिमाग भी खुल जाता है। और ये बच्चा एक नंबर का लीचड़ है, तो वो उस नजारों को छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। एनीवेज, इस पॉइंट पे आके इसको ये बात पता चल जाती है कि ये टपक चुका है और ये चीज इसका री इनकारनेशन है। इसी के साथ ही साथ ये इन कपल को देखता है जो कि बड़े ही सुंदर है और यही दोनों होते हैं इसके नए माँ बाप। इस आदमी का नाम होता है पॉल और इसकी बीवी का जेनेट। अभी बात करते हैं इस बच्चे की। ये बच्चा मनी मन कहता है मेरी एज पिछले जन्म में 34 साल थी और इस कपल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हाल फिलहाल में 20-21 के हुए होंगे। ये बच्चा यहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी ये दोनों आपस में बुग्गी वुग्गी करने लगते हैं। ये बच्चा यहाँ पर इतना लीचड़ है कि उसको ये सब चीजें देख के मजा आ रहा है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लीचड़ बच्चे का नाम उसके माँ बाप ने रूडियस रख रखा है, लेकिन प्यार से वो इसको रूडी बुलाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूडियस को, जो कि पूरे घर में ऐसे ही घूम रहा होता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये बच्चा एक नंबर का लीचड़ है, इसीलिए ये लीचड़ हरकतें भी करता है। इनके घर में एक मेड भी होती है जिसका नाम होता है लिलिया। लिलिया को देखकर रूडियस सोचता है कि यार ये औरत तो माल है, क्योंकि इसके पास भी बड़े बड़े माल हैं। अब रूडियस यहाँ पर ऐसी हरकतें इसलिए करता है क्योंकि फिलहाल तो वो बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग एक अडल्ट जैसा है। रूडी लिलिया को देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है, जिसे देखकर लिलिया कहती है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर जेनेट भी आती है और उसके मुंह के ऊपर से ये चीज हटाती है। लिलिया यहाँ पर जेनेट को रूडियस की हरकतों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाती। अगले सीन में रूडियस एक खिड़की के पास बैठा है और वो अपने घर को देखकर कह रहा है यार ये कैसी अजीब सी जगह है, कैसा अजीब सा घर है। इसके बाद रूडियस खिड़की के बाहर अपने बाप को देखता है, वो भी तलवारबाजी करते हुए। रूडियस पॉल को तलवारबाजी करते हुए देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसी चक्कर में वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनते ही यहाँ पर लिलिया और जेनेट भी आ जाते हैं। लिलिया यहाँ पर कहती है कि गिरने के बाद भी यहाँ पर यंग मास्टर रोए नहीं, कितनी अजीब बात है। लेकिन जेनेट लिलिया की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना हीलिंग मैजिक का यूज रूडी के ऊपर करके उसको ट्रीट करती है। जेनेट को मैजिक का यूज करते हुए देखकर रूडी फिर से इंप्रेस हो जाता है। इससे रूडी उसको पता चल जाता है कि वो पृथ्वी पर नहीं है, ये जगह कोई और ही है, क्योंकि तभी वो आसमान में एक अजीब से क्रिएचर को उड़ते हुए देखता है। ये चीजें देखकर उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अगले सीन में रूडियस की ग्रोथ और भी ज्यादा हो चुकी है एंड यहाँ पर वो चलने और बोलने के लायक भी हो चुका है। इसके बाद कुछ समय और बीतता है। अब यहाँ पर रूडियस कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है जो कि उसको उसी के घर में से मिलती हैं और इसी दिन से रूडियस का पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और वो हर दिन एक नई बुक पढ़ता है। इसके बाद कुछ और महीने बीतते हैं एंड अब रूडी यहाँ पर मैजिक का यूज करने की सोचता है, जो कि उसने किताबों से ही पढ़ के सीखी हुई थी एंड वो मैजिक का यूज कर भी लेता है। रूडी को अपनी बॉडी में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी फील होती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद एक छोटा सा वाटर बॉल बनाता है। इसके बाद रूडी हर दिन छोटा छोटा स्टेप लेता है मैजिक सीखने की ओर और वो धीरे धीरे मैजिक को कंट्रोल भी करना सीखने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है पॉल का। पॉल हमेशा की तरह यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस बार उसका उद्देश्य कुछ गलत सा होता है, क्योंकि वो तलवारबाजी का फ्लेक्स कर रहा होता है, वो भी लड़कियों के सामने। मतलब पहले तो ये रूडी लीचड़ था, लेकिन हमें पता चलता है कि इसका बाप भी कम लीचड़ नहीं है। एनीवेज, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक छोटी सी वाटर बॉल आके गिरती है। वो यहाँ पर ये सोचता है कि आखिर ये वाटर बॉल आई कहाँ से, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट एक्चुअली में ये काम करा होता है रूडियस ने, जहाँ पर रूडियस के मैजिक पावर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है और वो अच्छे से वाटर शूटिंग कर पा रहा है। इस चीज को लेकर यहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा खुश है। रूडियस अब यहाँ पर ये सोचता है कि अगर वो मैजिक का यूज ऐसे ही कर सकता है तो उसे मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। बट तब भी यहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है और वो बुक से मंत्र पढ़ के मैजिक यूज कर लेता है, जिसके बाद उसके घर का एक हिस्सा टूट जाता है, क्योंकि ये वाला मैजिक पिछले मैजिक से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर ये हादसा देखने के बाद यहाँ पर पॉल, जेनेट और लिलिया भी आ जाते हैं। पॉल को यहाँ पर ऐसा लगता है क्या अभी अभी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था क्या, लेकिन जेनेट यहाँ पर उस किताब को नोटिस कर लेती है। जेनेट इसके बाद रूडियस से कहती है क्या तुमने इस किताब को पढ़ा था। रूडियस यहाँ पर पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन एंड में वो कहता है हाँ मैंने ही इसको पढ़ा था। ये चीज सुनने के बाद जेनेट यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी एक मैजिक यूजर है। लेकिन पॉल कहता है इसमें खुश होने की क्या बात है, एक नॉर्मल सा मैजिक ही तो था ये। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि रूडियस बड़ा होके क्या बनेगा, एक मैजिक यूजर या एक स्वॉर्ड्समैन। लेकिन एंड में यहाँ पर डिसाइड होता है कि रूडियस
एक मैजिक यूजर बनेगा। जिसके बाद हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जेनेथ और पॉल एक मैजिक टीचर को हायर कर लेते हैं। इसका नाम होता है रॉक्सी और यही रूडियस की मैजिक टीचर बनने वाली है। इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी और रूडी दोनों घर के पीछे वाली साइड में होते हैं। यहाँ पर रॉक्सी रूडियस को मैजिक के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर रॉक्सी रूडी को एक मैजिक का यूज करके दिखाती है जिससे कि वो एक पेड़ को तोड़ देती है। रूडी रॉक्सी को बताता है कि ये पेड़ मेरी मॉम ने बहुत मेहनत से लगाया है। ये सुनकर रॉक्सी फटाफट से अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उस पेड़ को ठीक कर देती है। रॉक्सी को ऐसा करता हुआ देखकर रूडी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। रूडी से यहाँ पर ये सोचता है कि वो शुरुआत में बस दिखावे के लिए मैजिक को बोल के यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हवा चलती है जिसके बाद थोड़ी फैन सर्विस देखने के बाद रूडियस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बिना स्पेल को बोले ही स्पेल कास्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये चीज देखने के बाद रॉक्सी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो रूडियस को कहती है तुम बिना मैजिक बोले ही मैजिक यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर रॉक्सी एक स्माइल देते हुए कहती है कि इस बच्चे को मैजिक सिखाने में मजा आने वाला है। अगला सीन होता है डिनर का और डिनर के साथ साथ ये एक वेलकम पार्टी भी होती है रॉक्सी के लिए। अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए रूडियस सोचता है ये तो एक सपने की तरह है और ये चीज देखते हुए रूडियस यहाँ पर डिसाइड करता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक निकम्मा था, लेकिन इस बार वो अपनी लाइफ एकदम तबाहीदार तरीके से जिएगा। इसके बाद हमें अगले सीन में रूडियस की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मोटे से बंदे को जो कि अपने घर में पड़ा हुआ है, लाइटें सारी बंद है और वो कुछ तो देख रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है जो कि उसके रूम के अंदर ऐसे घुस जाते हैं। हाँ तुम सही समझे, इसके रूम में लॉक भी नहीं लगा हुआ था। इन दोनों आदमियों के हाथ में बेसबॉल बैट होता है जिससे कि हमें समझ आना चाहिए कि ये इसको पप्पी लेने तो आए नहीं होंगे। ये दोनों उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते और आते ही उसमें भुस्सी भर देते हैं। ये लोग खाली उस मोटे बंदे को नहीं तोड़ते, इसी के साथ उसका टीवी भी तोड़ते हैं। खैर इतनी ज्यादा कुटाई करने के बाद वो वहाँ से जाते नहीं है, उल्टा उसी मोटे बंदे को रूम से बाहर निकाल देते हैं। वो मोटा आदमी वहां से ज्यादा दूर जाता नहीं है, लेकिन तभी उसको एक टीनेजर्स का ग्रुप दिखाई देता है जो कि आपस में बकवास कर रहे होते हैं। ये ग्रुप अपनी बकलोली में इतना ज्यादा मग्न होता है कि इनको आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं देता। अब ये मोटा बंदा उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेवकूफ होता है एक नंबर का, क्योंकि इसका खुद ही एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रक से। एंड हमें ये पता चलता है कि ये रूडियस की पास्ट लाइफ होती है जो कि बहुत ज्यादा बेकार होती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर रूडियस मैजिक का यूज करके कुछ तो कर रहा होता है और इसी बीच में उसे पॉल और जेनेथ की आवाज आती है और ये आवाजें बेडरूम से आ रही होती हैं और ये आवाजें ठीक ठाक होती हैं, मतलब समझ जाओ वैसी वाली। तो हमें पता है कि रूडियस एक लीचड़ बंदा है, तो उसके मन में विचार आता है कि वो क्यों ना उस बेडरूम में जाए। वो ऐसा करता है और वो जैसे ही रूम की तरफ आगे बढ़ता है तभी उसको रूम के बाहर रॉक्सी दिखाई देती है जिसका अलग ही सीन चालू है। रॉक्सी को वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ देखकर रूडी आगे नहीं बढ़ता और वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने बीत चुके हैं और हाँ रूडियस भी अच्छा खासा मैजिक का यूज करना सीख चुका है। इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी रूडियस को मैजिक के बारे में कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन रूडियस का ध्यान कहीं और ही होता है। इस बंदे ने अपनी लीचड़पंती रॉक्सी के ऊपर भी झाड़ना शुरू कर दी है। एनीवेज यहाँ पर रॉक्सी कुछ समझा रही होती है और ये ससुरा रूडियस कुछ समझे ना समझे यूरोसेजी जरूर समझेगा। रॉक्सी यहाँ पर ये बता रही होती है कि मैजिक का यूज सबसे पहले स्पिरिट्स क्या करते थे और उन्हीं स्पिरिट्स से ही ह्यूमन ने मैजिक को सीखा, जिसके बाद ह्यूमन वर्सेस डीमन वॉर में ह्यूमंस ने मैजिक का यूज डीमंस के ऊपर करा। ये सुनने के बाद रूडियस सरप्राइज होकर रॉक्सी से कहता है क्या इस वर्ल्ड में डीमन और स्पिरिट्स भी हैं? रॉक्सी कहती है हाँ इस वर्ल्ड में ये दोनों ही है, यहाँ तक कि मैं खुद भी एक डीमन हूँ। इसके बाद रॉक्सी उसे एक वॉर के बारे में बताती है जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच लड़ी गई थी। ये वॉर करीब 400 साल पहले हुई थी और इसमें एक डीमन की रेस थी जिसका नाम था स्पेडिया और इस रेस के डीमंस ने बहुत ज्यादा मार धाड़ करी थी। उन डीमंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कोई भी आए, वो सबसे भिड़ जाते थे। इसीलिए इन डीमंस को डीमन कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया और प्रेजेंट के टाइम में इन लोगों का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है। इसके बाद रॉक्सी रूडियस को ये बताती है कि अगर तुम्हें कोई भी आदमी जिसके हरे बालों और सर पे रेड स्टोन हो तो भूल के भी उसके पास मत जाना। रूडियस कहता है अगर मैं उसके पास गया तो इस पर रॉक्सी से कहती है अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगला सीन 1 साल बाद का होता है, यानी रॉक्सी को यहाँ पर रूडियस को मैजिक सिखाते सिखाते 1 साल बीत चुका है। लेकिन कुछ भी हो 1 साल तक मैजिक सीखते सीखते
ये लीचर्ड बहुत अच्छा हो चुका है मैजिक में। इसके बाद अगले सीन में पॉल रूडियस को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, लेकिन रूडियस तलवारबाजी में कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगले सीन में रूडियस कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। रूडियस को देखकर यहाँ पर ये बच्चे उसे एक अजीब सी स्माइल देते हैं। उनकी स्माइल देखने के बाद रूडियस यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और रूडियस को अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद आने लगती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रूडियस को उसकी पास्ट लाइफ में सभी लोग बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। तभी वहाँ पर रॉक्सी भी आ जाती है और वो रूडियस से बातें करने लगती है। बातों ही बातों में वो रूडियस को एक स्कूल के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि रेड ड्रैगन माउंटेन के पीछे एक कंट्री है जिसका नाम है रिनोवा, और उसी कंट्री में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रिनोवा यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है मैजिक को सीखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाओ। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर रूडियस का बर्थडे भी है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस वर्ल्ड में हर साल ही 5 साल में एक बार बर्थडे बनाया जाता है, और यहाँ पर केक कटिंग नहीं हो रही, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हटाओ यार, ये सब केक का है वो बताओ ना। वेल, रूडियस को केक नहीं मिलता, लेकिन उसे गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉल के गिफ्ट की। तो यहाँ पर पॉल रूडियस को एक तलवार देता है। वेल, वो तलवार तो देता ही है, लेकिन ज्ञान भी बहुत पेलता है इसी के साथ। लेकिन तभी जेनिथ आके उसकी बकवास को रोक देती है। एंड अगला गिफ्ट होता है जेनिथ का। जेनिथ रूडियस को मैजिक की किताब देती है। मैजिक की किताब देखकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन पॉल नहीं। अगला गिफ्ट होता है रॉक्सी का। रॉक्सी रूडियस को एक मैजिक स्टिक देती है और इसी के साथ वो कहती है कि ये वाली स्टिक तुम्हारे मैजिक को एम्पलीफाई करने में मदद करेगा। रॉक्सी के गिफ्ट से भी रूडियस बहुत ज्यादा खुश होता है। रॉक्सी रूडियस को कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुकी हूँ और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। अगले सीन में रूडियस एक खिड़की के पास बैठा होता है और अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है। उसे याद आता है कि लोग उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती किया करते थे, साथ ही में उसको बहुत ज्यादा बुली भी किया करते थे। इसीलिए रूडियस को अपने घर से बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर रॉक्सी रूडियस को विलेज से थोड़ा बाहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन रूडियस बाहर जाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि डरने की क्या बात है, ये ले पी माउंटेन ड्यू और क्या डर की। लेकिन जैसे तैसे करके रॉक्सी उसे मना लेती है और उसको घोड़े के ऊपर बैठा देती है। रूडियस अपने घर को छोड़ के जैसे ही बाहर जा रहा होता है, उसको ये याद आने लगता है कि जैसे वो घर के बाहर जाया करता था अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, तभी लोग उसकी बुलिंग करना शुरू कर देते थे। लेकिन जैसे ही रॉक्सी उसे गांव के थोड़ा सा और बाहर लेके जाती है, लोग उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं, और ये सारी चीजें देखकर रूडियस को बहुत अच्छा फील होता है। अगले सीन में रॉक्सी और रूडियस फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। रॉक्सी रूडियस को ये बताती है कि जो मैजिक अभी तुम परफॉर्म करने वाले हो उससे लोगों को डैमेज पहुंच सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेके आई। रॉक्सी रूडियस को कहती है कि मैं जो अभी मैजिक परफॉर्म करने वाली हूँ वो तुम्हें बस एक बार ही में सीखना है, क्योंकि मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वो कुछ स्पेल बोलने लगती है, जिससे कि मौसम यहाँ पर चेंज होने लगता है, जिससे यहाँ पर बिजली भी कड़कती है और ये बिजली जाकर सीधा इनके घोड़े पर गिरती है। ये देखकर रॉक्सी थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी रूडियस उससे कहता है आप इसको हील कर दो। रूडियस की बात सुनने के बाद रॉक्सी उस घोड़े को हील भी कर देती है। इसके बाद बारी होती है रूडियस की। रूडियस यहाँ पर जो अपना मैजिक परफॉर्म करता है वो रॉक्सी के मैजिक से भी ज्यादा बेहतरीन होता है। ये देखने के बाद रॉक्सी भी शॉक हो जाती है। अगले सीन में रॉक्सी रूडियस को कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि तुम आज से एक रैंक्ड मैजिक सेंट बन चुके हो। ये सुनकर रूडियस बहुत खुश भी हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी रूडियस के घर को छोड़ के जा रही होती है, लेकिन रूडियस के पेरेंट्स उसे जाने से रोकने लगते हैं। रॉक्सी उन्हें बताती है कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है, और हाँ, यहाँ पे रॉक्सी रूडियस को वही सेम बात कहती है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ वो रूडियस को एक लॉकेट भी देती है, जो कि उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट भी होता है। इसी के साथ रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इस लीचड़ ने आखिरकार अपनी लीचड़ बनती दिखाई दी। मतलब भाई साहब, इसने यहाँ पर अपने टीचर की अंडरगारमेंट चोरी कर ली, और ये करते हुए लिलिया ने इसको पकड़ लिया। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पॉल और जेनिथ को, जहाँ पर पॉल जेनिथ के मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बीच में इनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है ये लीचड़, जो इन दोनों से बाहर जाने की परमिशन मांगने आया है। रूडियस के मुंह से ये सुनकर जेनिथ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाहर जाने की परमिशन मांगने आया है। पॉल जेनिथ से कहता है कि उसे डर लगा करता था कहीं उनका बेटा डरपोक न निकल जाए। तभी यहाँ पर उनके पास रूडियस आ जाता है। रूडियस पॉल से कहता है क्या आपको सच में ऐसा लगता था कि मैं डरपोक निकल जाऊंगा? पॉल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम कभी रोते नहीं और बच्चे होकर भी बच्चे जैसा बिहेव नहीं करते। रूडियस कहता है अरे आपका बेटा स्मार्ट है तो आपको इसमें टेंशन क्यों हो रही है? रूडियस की बात पर पॉल कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम ज्यादा स्मार्ट हो तो 2-3 गर्लफ्रेंड ले आओ। इसके बाद अब यहाँ पर पॉल रूडियस को ताकत के बारे में समझा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर रूडियस इन दोनों को बाय कहकर बाहर चले जाता है। बाहर चलते चलते वो रॉक्सी को थैंक्स भी कहता है, क्योंकि रॉक्सी की वजह से ही वो बाहर निकलने से डरता नहीं है। अब कुछ दूर तक जाने के बाद रूडियस देखता है कि 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर रूडियस थोड़ा सा परेशान जरूर होता है,
लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखता है कि उनमें से ही एक बच्चा एक बहुत बड़े से पत्थर को लेकर दूसरे बच्चे के ऊपर मारने वाला होता है। अब यहाँ पर ये चीज देखकर रूडियस आगे आता है और उस बच्चे के मुंह पे वाटर कैनन फेंक के मारता है। वो रूडियस को देखकर समझ जाता है कि वो लोग रूडियस को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रूडियस अब यहाँ पर जाके उस लड़के को देखता है। यहाँ पर रूडियस एक वाटर बॉल को बनाता है, जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है डर के मारे, लेकिन रूडियस उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको पानी से नहलाने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस लड़के के बाल ग्रीन होते हैं। अब ये देखने के बाद रूडियस फटाफट से उसके सर को चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी स्टोन दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ पर रूडियस अपना विंड मैजिक यूज करके उसके बालों को सुखाने लगता है। वो लड़का रूडियस से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? रूडियस कहता है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी टीचर एक डीमन थी। और क्या तुम भी डीमन हो? इस पर वो लड़का बताता है कि उसके फादर हाफ एल्फ हैं। यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो एल्फ है या डीमन है। अब ये कहकर वो लल्लुओं की तरह रोने लगता है। इसके बाद ये लड़का और रूडियस चल लगते हैं। चलते हुए ये लड़का रूडियस से कहता है, आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों? इस पर रूडियस उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे कमजोरों की हेल्प करना सिखाया है। ये कहने के बाद रूडियस उसे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करता है, लेकिन रूडियस की इस बात पर वो लड़का कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। आगे चलकर रूडियस मनी मन सोचता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब तो लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाएंगी, इसीलिए मैं इसके साथ रहता हूँ। इसकी कृपा रही तो एक दो तो मिल ही जाएगी मुझे भी। अब यहाँ पर रूडियस उस लड़के को अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो उससे उसका भी नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कि वो अपना बस थोड़ा सा ही नाम बता पाता है, और वो नाम होता है सिल्फ। रूडियस उससे कहता है, चलो कुछ खेलते हैं। सिल्फ इस बात पर मना कर देता है और कहता है, तुम मुझे मैजिक सिखा दो। इस बात पर रूडियस भी मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है यार टाइम पास तो करना ही है, घर जाके क्या फायदा। इसीलिए अब वो उसे मैजिक सिखाने लगता है और सिखाते सिखाते शाम हो जाती है। ये देखकर रूडियस सिल्फ को उसके घर छोड़ देता है। सिल्फ को छोड़ने के बाद रूडियस अपने घर भी चले जाता है। जैसे ही रूडियस घर पहुंचता है, पॉल गेट पर खड़ा होता है। पॉल रूडियस से कहता है, क्या तुम जानते हो मुझे अभी गुस्सा क्यों आ रहा है? रूडियस कहता है, नहीं मेरे को तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पॉल यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि वो रूडियस को एक चाटा भी मार देता है। चाटा खाने के बाद रूडियस कहता है, मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, तब भी मुझे पता नहीं चल रहा कि आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। इसके बाद रूडियस पॉल से कहता है, चलो डैड कोई बात नहीं, अगली बार से जब मुझे कभी भी 3 लोग किसी एक आदमी को परेशान करते हुए दिखेंगे, तब मैं चौथा आदमी बनके उन तीनों को ज्वाइन कर लूंगा और मैं भी उसको परेशान करने लगूंगा। इसके बाद जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ग्रे रैट फैमिली को छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर मैं कभी भी ग्रे रैट फैमिली का नाम नहीं लूंगा। इसके बाद पॉल उससे कहता है, सच बताओ हुआ क्या था? इस पर रूडियस उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो मनी मन सोचता है, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे पॉल, क्योंकि मुझे बहस करने में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लेकिन तभी पॉल रूडियस से सॉरी कहता है। इसके बाद रूडियस जेनेट के पास जाके उससे कहता है, आज मैंने एक नया दोस्त बनाया। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि पॉल इतना गुस्से में क्यों था। रूडियस ने जिस बच्चे के ऊपर वाटर बॉल से अटैक किया था, उस बच्चे की माँ ने आके पॉल को बहुत सुनाया और यही सारी बातें पॉल डिनर टेबल पे सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर जेनेट आती है और पॉल से पूछती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पॉल उसको उसके और रूडियस के बीच में हुई बहस के बारे में बताता है। पॉल कहता है, अगर मैंने रूडियस को घर छोड़ने के बारे में कह दिया तो वो खुशी खुशी घर छोड़ भी देगा। जिस पर जेनेट कहती है, जैसे तुमने छोड़ा था। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का होता है और अभी समर टाइम चल रहा है। यहाँ पर रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते करते वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि कैसे बार बार वो तीनों बच्चे मिलके सिल्फी को परेशान किया करते थे, जिस पर रूडी बार बार सिल्फ को उनसे बचाया करता था और उस बच्चे की मॉम शिकायत करने के बहाने पॉल से बार बार मिलने आया करती थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे वो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर सिल्फ आ जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलके कुछ देर तक बात करते हैं, जिसके बाद वो फिर से मैजिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सिल्फ अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैजिक यूज करना सीखने लग जाता है। इसी के साथ वो रूडी को कहता है, मुझे गर्म पानी वाला मैजिक यूज करना सिखाओ ना। और रूडी सेम ऐसा ही करता है, वो मैजिक को परफॉर्म कर देता है। सिर्फ ये चीज देखकर उससे कहता है, तुमने तो यार कुछ बोला ही नहीं। इस पर वो रूडी से कहता है, मुझे भी बिना बोलने वाला मैजिक सीखना है। रूडी यहाँ पे थोड़ी देर तक सोचता है और वो सिल्फ को कहता है, अपने अंदर से मैजिक को निकालो। सिर्फ रूडी की बात मानता है और सेम वैसा ही करने लगता है जैसा रूडी ने बताया था। रूडी को लगता है कि सिर्फ मैजिक परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर सिर्फ मैजिक परफॉर्म कर देता है और ऐसा करने के बाद सिर्फ बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये फिर से मौज मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और थक हार के फिर ये दोनों एक जगह पर लेट जाते हैं। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देखते हुए रूडियस सिल्फ को अपने घर ले जाता है। लिलिया रूडियस को देखकर कहती है, आपके लिए नहाने का पानी तैयार है। रूडियस यहाँ पे नहाने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन वो देखता है कि सिल्फ यहाँ पर शर्मा रहा है। ये देखकर रूडियस उसे कहता है, अरे नहाओगे नहीं क्या, कपड़े तो उतारो। लेकिन सिल्फ यहाँ पे अभी भी शर्मा रहा होता है, इसलिए अब रूडियस उसके जबरदस्ती कपड़े उतारने की कोशिश करता है। रूडियस उसके पूरे कपड़े उतार देता है सिवाय इस चीज के। अब यहाँ पर सिर्फ उसे रोकने की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिस पर रूडियस पीछे हट जाता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं उतार रहा। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा माहौल शांत होता है,
रूडियस फटाफट से उसके अंडरवेयर को खींच देता है, बट यहाँ पर उसको पता चलता है कि मामला थोड़ा सा उल्टा सीधा है। एक्चुअली में ये सिल्प नहीं शिल्पा है, यानी हाँ सिर्फ एक लड़की है। अब सिर्फ यहाँ पे बहुत तेज चिल्ला के रोने लगती है, जिसकी आवाज सुन के पॉल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल और रूडी एक साथ नहा रहे होते हैं। पॉल रूडियस से कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रूडियस सॉरी कहता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी पॉल रीजन पूछता है। रूडियस कहता है मैंने सोचा था कि उसको सर्दी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे नहलाने की सोची। अब यहाँ पर पॉल उसे समझाते हुए कहता है किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो रूडियस को सिल्फी से माफी मांगने के लिए कहता है। रूडियस ऐसा ही करता है, वो सिल्फी से माफी मांगते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम एक लड़का हो। और ये सुनकर सिल्फी फिर से रोने लगती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन रूडियस का यहाँ पर प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा। अब ये चीज देखकर पॉल रूडियस को एक एडवाइस देता है और ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल रूडियस से कहता है लड़कियों को लड़कों की स्ट्रॉन्ग साइड पसंद होती है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। लड़कियों को कभी कभी तुम्हारी वीक साइड भी पसंद आती है, इसलिए फटाफट जाओ और फिर से उससे माफी मांगो। रूडियस भी ऐसा ही करता है और वो सिल्फी से फिर से माफी मांगने जाता है। इस बार सिल्फी रोती नहीं और वो रूडियस को कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ नॉर्मल होके रह सकते हो। और ये चीज सुन के रूडियस खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अपनी मॉम को कह रहा होता है बधाई हो। खैर वो बधाई इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। यहाँ पर पूरे घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और खुशखबरी मिलती है और ये खुशखबरी बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर लिलिया भी प्रेग्नेंट हो रखी है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार इसका सिस्टम किसने बजा दिया, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए ये लीचड़ और ऑप्शन बी लीचड़ का बाप। वेल लीचड़ अभी किसी का सिस्टम बिगाड़ नहीं सकता, तो हाँ ये काम लीचड़ के बाप ने करा है। और इस बात के पता चलने के बाद सारी खुशियां खत्म हो जाती है और पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। अब यहाँ पर पॉल मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कांड करने वाला यही बंदा है। वेल पॉल इस चीज के लिए जेनिथ से माफी मांगता है, लेकिन जेनिथ उसे घूरते हुए आगे आती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद अगले सीन में जेनिथ और लिलिया टेबल में बैठे हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं। जेनिथ लिलिया से कहती है तो अब तुम क्या करने वाली हो आगे। लिलिया कहती है मैं इस बच्चे को अपने गांव में ले जाके पालूंगी। जेनिथ उससे कहती है कि तुम्हारे गांव का रास्ता 1 महीने का है और तुम इस बच्चे को लेके 1 महीने तक कैसे ट्रेवल करोगी। लिलिया कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पीछे से पॉल भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिथ उसके ऊपर चिल्ला के उसको चुप करा देती है। रूडियस यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि लिलिया उसकी हर चीज में कितनी ज्यादा हेल्प करती है। यहाँ तक कि लिलिया को ये बात भी पता है कि रूडियस कितनी ज्यादा लीचड़बंदी करता है, लेकिन तब भी उसने ये बातें किसी को नहीं बताई। इसीलिए अब वो लिलिया की मदद करने के बारे में सोचता है। रूडियस अपनी मॉम से जाके कहता है सारी गलती डैड की है, क्योंकि जब मैं एक दिन टॉयलेट जा रहा था तब मैंने डैड को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना था। वो लिलिया से कह रहे थे अपने पैर खोलो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर पॉल खड़ा हो जाता है और वो रूडियस से कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन जेनिथ उसके ऊपर फिर से चिल्लाते हुए उसे शांत करा देती है। लिलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेनिथ यहाँ पर ये सोचती है कि लिलिया ये सब कुछ शर्म के मारे कह रही है। लेकिन यहाँ पर रूडियस जेनिथ से बहुत ज्यादा प्यार से कहता है ये सारी गलती डैड की है, तो इस चक्कर में लिलिया को क्यों सजा मिले। वैसे लिलिया यहाँ से जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जेनिथ यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है और वो लिलिया को रोक लेती है। वो लिलिया से कहती है कि तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद जेनिथ रूम से बाहर जाते हुए पॉल से कहती है तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। और जेनिथ की बात सुन के पॉल की फट जाती है, और क्या फट जाती है ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ। वेल अब यहाँ पर लिलिया खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रूडियस और पॉल तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा रूडियस, तेरा बाप तो तलवार कहीं और चला चुका है। एनीवेज यहाँ पर पॉल रूडियस के ऊपर रैपिड अटैक कर रहा होता है, जिसे देखकर रूडियस कहता है डैड आप अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालिए। लिलिया खिड़की से खड़े होके इनको देख रही होती है और वो यहाँ पर मनी मन सोचती है आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि पॉल को बहकाने वाली तो मैं ही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उस रात हुआ क्या था। एक्चुअली में यहाँ पर लिलिया जेनिथ और पॉल की आवाजें सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है, यानी कुछ वैसी वाली आवाजें सुन के समझ जाओ। वेल इसी वजह से लिलिया ने पॉल को सिड्यूस करने की कोशिश करी और वो बंदा सिड्यूस हो भी गया। लिलिया इसी के साथ ये भी कहती है कि जब रूडियस छोटा था तब से ही लिलिया को उससे डर लगा करता था, क्योंकि रूडियस उसे बहुत गंदी नजरों से देखा करता था। लेकिन जो भी हो रूडियस ने कल उसकी जान बचाई, इसलिए वो जिंदगी भर उसकी एहसानमंद रहेगी। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी समय बीत चुका है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बच्चे किसके हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें रूडियस ये बात बताता है कि लिलिया अब उससे बात करने लगी है। अगले सीन में पॉल और रूडियस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रूडियस कहता है
मैं जानता हूँ कि पॉल एक नंबर का घटिया आदमी है, लेकिन तब भी मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बंदा स्ट्रांग है। क्योंकि तलवारबाजी की 3 स्टेजेस होती हैं और पॉल तीनों में ही महारत हासिल कर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडियस पॉल के अटैक्स के खिलाफ मैजिक का यूज करता है, लेकिन पॉल को कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं, जिसमें टॉपिक होता है स्कूल। रूडियस का यहाँ पर स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन पॉल उसे देखकर कहता है, तुम्हें पता है स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे आते हैं, तो तुम जैसे बच्चे को तो वहाँ पर पक्का बुली करा जाएगा। इसके बाद अगला सीन होता है रूडियस और सिल्फी का। ये दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और यहाँ पर सिल्फी रूडियस से कहती है, तुम आज बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। रूडियस कहता है, मैं पैदा ही अजीब हुआ था। सिल्फी कहती है, क्या तुम कहीं दूर जा रहे हो? जिस पर रूडियस जवाब देता है, पता नहीं, शायद हो सकता है। सिल्फी अचानक ही रूडियस को गले लगा लेती है और वो रूडियस से रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने भी लगती है। रूडियस उसे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। रूडियस भी मन ही मन सोचता है, मैं ऐसी लड़की को छोड़ के भला क्यों ही जाऊंगा कहीं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है, जहाँ पर रूडियस अपने तकी के साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पॉल आ जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। ये देखकर रूडियस उससे कहता है, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप यहाँ से जाओ ना। इसी के साथ वो पॉल को अपने रूम से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पॉल उससे कहता है, अरे रुको तो सही यार, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। जैसे ही वो लेटर खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर रॉक्सी की तरफ से था। उस लेटर में लिखा होता है, हमें अलग हुए 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी एक किंग के बेटे को ट्रेन कर रही हूँ। कमाल की बात यह है कि ये लड़का भी तुम्हारी तरह ही लीचड़ है। इसी के साथ रॉक्सी ने और भी ज्यादा मैजिक सीख लिया है, जो कि उसे लग रहा था कि वो नहीं सीख पाएगी। इसी के साथ रॉक्सी रूडियस को ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मैजिक को और भी ज्यादा अच्छे से सीखना है तो तुम्हें रेनोवा किंगडम में जाके मैजिक को सीखना चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद रूडियस पॉल से कुछ बातें करता है और वो अपने बेड पे जाके लेट जाता है। अगले सीन में रूडियस और उसका परिवार डिनर टेबल पे होता है। तभी यहाँ पर रूडियस पॉल से ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे और भी ज्यादा मैजिक इंप्रूव करना है, सो इसलिए उसे रेनोवा किंगडम जाना है और रेनोवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवाना है। इसी के साथ वो पॉल से ये भी कहता है कि सिल्फी की फीस भी आप ही जमा करवा दो, हम दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं। रूडियस की इस बात पर पॉल उसे साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है, पहली बात तो यह है कि तुम अभी स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि तुम होशियार तो हो, लेकिन हो अभी भी बच्चे ही। और तीसरी बात है पैसा, तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन हम 2 लोगों की फीस नहीं भर सकते। रूडियस भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो क्या आप मेरे लिए एक नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं। रूडियस की इस बात पर पॉल थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है, चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ इस बात पर। इसके बाद अगले सीन में पॉल और रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक कैरियर जाता है जिसके अंदर से ये निकलती है। पॉल इसे देखकर कहता है, बहुत समय बाद मिले ग्लेन। यहाँ पर इन दोनों की कुछ देर तक बातें होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेनिथ और लिलिया रूडियस से आके कहती है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अब यहाँ पर पॉल रूडियस से कहता है, तो अगर मैं तुम्हें सिल्फी से दूर रहने के लिए कहूँ तो? रूडियस कहता है, इस बात पर तो मैं मना कर दूंगा साफ साफ। पॉल कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। और इसके बाद पॉल यहाँ पर रूडियस को बेहोश कर देता है। अगले सीन में रूडियस उसी कैरेज में होता है जिसमें ग्लेन थी। जैसे ही रूडियस को होश आता है वो ग्लेन से कहता है, मेरा नाम रूडियस है। ग्लेन कहती है, मेरा नाम है ग्लेन और कल से हम दोनों एक साथ काम करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में लीचड़ रूडियस बैठा है ग्लेन के साथ। अब यहाँ पर इन दोनों के पास बात करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पर रूडियस अपना दिमाग चलाता है और वो ग्लेन से कहता है, मेरे फादर के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये सुनने के बाद ग्लेन इस लीचड़ के मुंह पे एक लेटर फेंक के मारती है। वो कहती है कि ये लेटर पॉल ने लिखा है, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो इसे जोर से पढ़ के बताओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। यहाँ पर इस लेटर में पॉल ने लिखा होता है, मेरे प्यारे से लीचड़ लॉन्डे रूडी, मुझे ये बात पता है कि तुम अभी फिलहाल थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अभी तुम्हारे सामने एक मस्कुलर लेडी बैठी होगी। वैसे मैं उसको ही सब कुछ बताने के लिए कहता तुम्हें, लेकिन उसका दिमाग भी मसल से भरा हुआ है। बड़ी यहाँ पर पॉल ग्लेन को मोटी बुद्धि कह रहा है। अब ये सुनने के बाद ग्लेन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन रूडियस यहाँ पे बात संभालते हुए कहता है, अरे ये तो पापा मजाक कर रहे थे। और फाइनली ये सुन के ग्लेन शांत हो जाती है। एनीवेज अब यहाँ पर पॉल काम की बात करता है लेटर में। पॉल कहता है, जब तक तुम 12 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम एक 9 साल की लड़की को मैजिक सिखाओगे। वो ये भी कहता है कि ये काम करने के लिए तुम्हें 5 साल लगेंगे और इन 5 सालों में ना तुम मुझे लेटर भेज सकते हो और ना ही तुम्हारा घर आना जरूरी है। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि तुम सिल्फी पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रहे हो और ये चीज तुम्हारे और सिल्फी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये चीज डिसाइड करी है कि तुम वही रहोगे, खाओगे और कमाओगे। मुझे ये होप है कि तुम बड़े होके एक अच्छा आदमी बनोगे। वेल तुम्हें उस लड़की के साथ जो करना है करना, लेकिन तुम्हारे सामने जो लड़की बैठी है वो मेरी है, तो उसको हाथ मत लगाना। इसके बाद अगले सीन में रूडियस उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर पॉल ने उसको भेजा हुआ होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े से आलीशान से घर में जाता है एंड पता नहीं क्यों इस जगह पर इस लीचड़ की बहुत ज्यादा खातिरदारी हो रही है। इसी के साथ हमें यहाँ पर बहुत सारी बीस्ट वुमन को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है
और रूडियस झुककर उसको अपना नाम बताता है। वो आदमी रूडियस को कहता है, अगर तुम्हें आगे से किसी को भी ग्रीट करना हो तो ऐसे मत करना, कुछ ऐसे करना। रूडियस भी ठीक ऐसा ही करता है और उस आदमी को फिर से ग्रीट करता है और ये चीज देखकर वो आदमी रूडियस को अप्रिशिएट करता है एंड वो अपना नाम फिलिप्स ग्रे रैट बताता है। इसी के साथ वो रूडियस को ये भी बताता है कि वो पॉल का कजिन है एंड इस टाउन का मेयर भी। इसके बाद वो रूडियस से कहता है, पॉल ने तुम्हें यहाँ पर क्या बोल के भेजा है? रूडियस बताता है, डैड ने मुझे ये कहा है कि मुझे यहाँ पर किसी 9 साल की लड़की को मैजिक सिखाना है और इसके बदले में आप मेरी फी पेमेंट में मदद करेंगे। ये सुनकर फिलिप्स कहता है, ये पॉल अभी भी नहीं बदला। इसी के साथ वो रूडियस से कहता है, चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलाता हूँ। इसके बाद फिलिप्स रूडियस को कहीं पर लेके जा रहा होता है और चलते चलते वो रूडियस से ये कहता है, मेरी बेटी थोड़ी सी सेल्फिश है, इसीलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, तो तुम समझ गए ना, उससे थोड़ा सा ध्यान से बात करना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप्स की बेटी का नाम है एरिस। एरिस को देखते ही रूडियस की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जिसके बाद वो एरिस के पास जाके उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है। एरिस उसे देखकर कहती है, तुम तो मेरे से भी छोटे हो। रूडियस कहता है, मैं हूँ छोटा लेकिन मेरा है बड़ा मैजिक नॉलेज। और ये चीज बोलना रूडियस की बहुत बड़ी गलती होती है। ये सुनने के बाद एरिस रूडियस के मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और वो उससे कहती है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हो। रूडियस भी पीछे नहीं हटता और एरिस को एक थप्पड़ मारता है। ऐसा करने के बाद वो एरिस से कहता है, अब तुम्हें पता चला एक थप्पड़ खाने के बाद कैसा लगता है। इसके आगे कुछ रूडियस का है, लेकिन उससे पहले ही एरिस इसको एक जोरदार मुक्का मारती है। मुक्का खाने के बाद रूडियस नीचे गिर जाता है और इसके बाद तो एरिस इसकी मार मार के भुस्से भर देती है। लेकिन भूलने वाली बात नहीं है कि ये लीचड़ होशियार है। रूडियस मैजिक का यूज करता है और वहां से भाग जाता है और वो जाकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जहाँ पर एरिस उसको बहुत गुस्से में ढूंढ रही होती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती। इसके बाद होता है शाम का सीन। रूडियस फिलिप्स के साथ बैठा है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा है। फिलिप्स कहता है, तो तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? इस पर रूडियस कहता है, मैंने तो इतनी ज्यादा इनोसेंट लड़की कहीं भी नहीं देखी। फिलिप्स यहाँ पर अब मुद्दे की बात करता है। वो रूडियस से कहता है, तो तुमने क्या सोचा, तुम उसको मैजिक सिखाओगे या फिर वापस घर जाना है? लेकिन अपना रूडियस भी लीचड़ के साथ साथ ढीठ भी है। वो फिलिप्स से कहता है, मैं उसको मैजिक सिखाऊंगा। रूडियस ये भी कहता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं उस लड़की को मैजिक सीखने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। फिलिप्स से कहता है कि अच्छा वो क्या, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। इसके बाद अगले सीन में रूडियस अपने रूम में होता है और यहाँ वो सोच रहा है कि उसका प्लान काम तो करना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में रूडियस और एरिस एक साथ होते हैं एक रूम में और यही होता है रूडियस का प्लान। यहाँ पर रूडियस एक डब्बे में होता है। उठने के साथ वो कहता है, ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, लगता है लोगों ने ये सारा तामझाम फील लाने के लिए करा होगा। यहाँ पर एरिस भी जाग जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। वो रूडियस से कहती है, तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर फटाफट से आओ और मेरी रस्सियां खोलो। यहाँ पर रूडियस अपने मैजिक का फ्लेक्स मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें मैजिक आता तो तुम भी ये कर सकती थी। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि हम दोनों किडनैप हो चुके हैं। इसके बाद एरिस दरवाजे पे जाके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ग्लेन को आवाज लगाती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो एरिस को देखता है और उसकी कुटाई कर देता है। वहां से जाते हुए वो रूडियस को भी एक मुक्का मार के जाता है। रूडियस यहाँ पर ये बात समझ जाता है कि जो उसने किडनैपिंग का प्लान बनाया था अब वो एक्चुअल में किडनैप हो चुका है। एनीवेज अब रूडियस जाता है एरिस के पास और उसको बस आधा ही हील करता है। यहाँ पर एरिस रूडियस को खुद को पूरा हील करने के लिए कहती है, लेकिन रूडियस उसको बोलता है, अगर तुम्हें हीलिंग मैजिक आता तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अब रूडियस उस जगह की दीवार तोड़ के भागने लगता है, लेकिन एरिस कहती है, अबे लीचड़, मुझे कौन निकालेगा यहाँ से। रूडियस एरिस को कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी 2 शर्तों को मानना होगा। पहली बात तो यह है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं और दूसरी बात यह है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। यहाँ पर एरिस थोड़ी देर तक सोचती है, लेकिन तभी उसे किडनैपर्स की आवाज आने लगती है। किडनैपर्स की आवाज सुनकर रूडियस गेट को अपने मैजिक से बंद कर देता है। वेल अब यहाँ पर किडनैपर्स उस गेट को तोड़ देते हैं और उन्हें रूम के अंदर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद अगले सीन में रूडियस और एरिस बाहर होते हैं एंड यहाँ पर रूडियस एरिस को पूरे तरीके से हील कर देता है, जिसके बाद एरिस उसके ऊपर फिर से ऊंची आवाज में बात करने लगती है। ये देखकर रूडियस उससे कहता है, पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगी नहीं। एरिस उसको बोलती है, आखिर मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस निभाऊं क्यों? ये सुनकर रूडियस बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। रूडियस के वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद एरिस को किडनैपर्स की आवाजें आने लगती हैं और उन लोगों की आवाज सुनकर एरिस डर जाती है और रूडियस की तरफ भाग जाती है और वो अब रूडियस से कहती है, अच्छा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। इस पर रूडियस कहता है, चलो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर तक चलने के बाद उन दोनों को एक साइन बोर्ड दिखता है। अब यहाँ पर एरिस को पढ़ना लिखना नहीं आता। इस पर रूडियस उसे कहता है, अगर तुम्हें अभी पढ़ना आता तो तुम इसे आराम से पढ़ सकती थी। वैसे उस साइन बोर्ड को पढ़ के रूडियस को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि वो रोवा टाउन से बहुत दूर आ चुके हैं। तभी वहाँ से एक कैरियज पास हो रहा होता है जो कि सीधा रोवा टाउन में जा रहा होता है। रूडियस एरिस को लेकर उस कैरियज में बैठ जाता है और वो दोनों आराम से वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों रोवा टाउन पहुंचते हैं
एरिस को यहाँ पर उनका एक सर्वेंट दिखाई देता है। उस सर्वेंट को देखकर यहाँ पे एरिस और रूडियस दोनों ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता लगता है कि उसी सर्वेंट ने इन दोनों की किडनैपिंग करवाई थी। वो सर्वेंट एरिस के बदले में रूडियस को 100 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। रूडियस कहता है, क्या 100 गोल्ड कॉइन से दो लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? इस पर वो आदमी कहता है, 2 क्या 10 का करा सकते हो, और जो बच जाए उसके केले खा लेना। लेकिन एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे अपना रूडियस एक नंबर का लीचड़ है, वो पैसों के बदले में लड़की को चुनता है। वो सर्वेंट से कहता है, अपनी भुंड में ले ले ये 100 गोल्ड कॉइन। इसके बाद वो अपने फायरबॉल का यूज करके आसमान में एक सिग्नल भेज देता है, जिससे ग्लेन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, और ग्लेन के वहां पर आते ही वो उन सभी लोगों की ऐसी की तैसी कर देती है। इसके बाद अगले सीन में जैसी सुबह होती है, ये तीनों अपने घर पे पहुंच जाते हैं। फिलिप्स रूडियस से कहता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? इस पर ग्लेन उस सर्वेंट को आगे फेंक देती है। ये चीज देखकर फिलिप्स यहाँ पे समझ जाता है कि ये सारी फसाद की जड़ ये सर्वेंट है। रूडियस को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सारी मदद तो ग्लेन ने ही करी है। अगर ग्लेन ना होती तो उसका सीख कबाब बन जाता अभी तक। इसके बाद रूडियस सर झुका के वहां से जाने लगता है, लेकिन एरिस उसको रोक के कहती है, तुम मुझे आज से एरिस बुला सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एरिस रूडियस को परमिशन दे रही है उसको मैजिक सिखाने की। इसके बाद अगले सीन में फिलिप्स और रूडियस एरिस के किडनैपिंग इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिलिप्स रूडियस को अप्रिशिएट कर रहा होता है क्योंकि उसने एरिस की जान बचाई। रूडियस कहता है, ये मेरी गलती है क्योंकि ये प्लान मेरा ही था, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने एरिस के साथ साथ मुझे क्यों किडनैप करा। फिलिप्स उसे बताता है, तुम ग्रे रैट फैमिली के एक सदस्य हो, इसलिए तुम्हें कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। रूडियस यहाँ पे मनी मन सोचता है कि उसको और एरिस को बचाने का पूरा क्रेडिट ग्लेन को जाएगा, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रे रैट फैमिली की अमीरियत और ताकत को बताने का। जो भी हो, मुझे क्या, जैसा कि फिलिप्स ने कहा, मुझे इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हिल्डा की, जो कि एरिस की मॉम है। रूडियस उसको ग्रीट तो करता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुम्हें कि ये बंदा एक नंबर का लीचड़ वाहियात इंसान है। इसकी नजरें कहीं और होती है और ये मनी मन खुश हो जा रहा है, लेकिन हिल्डा उसको फुल्ली इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। हिल्डा के जाते ही वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी आता है। वो आते ही बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर पॉल का लौंडा आया हुआ है। रूडियस उसे भी ग्रीट करता है, जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है, तुम पॉल के बेटे हो, लेकिन तब भी होशियार हो। यानी यहाँ पर पॉल की झंड मारी गई है। यहाँ पर एक दूसरा आदमी रूडियस को बताता है, ये आदमी फिटोवा किंगडम के राजा है, इनका नाम है सॉरस ग्रे रैट, और इसी के साथ ये आदमी फिलिप्स के फादर भी है। सॉरस रूडियस से पूछता है, क्या एरिस को बचाने वाले तुम ही थे? रूडियस यहाँ पे झूठ बोलते हुए कहता है, उसे मैंने नहीं, ग्लेन ने बचाया है। रूडियस को झूठ बोलता हुआ देखकर सॉरस को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाता भी है। रूडियस अब डर के मारे यहाँ पर कहता है, ये सब करने के लिए मुझे फिलिप्स ने कहा था। इसके बाद सॉरस फिलिप्स को अपने पास बुलाता है और उसको एक पंच मारते हुए कहता है, क्या अपनी बेटी को बचाने वाले से तुम ऐसे बात करोगे? फिलिप्स कहता है, सच बोलने से ग्रे रैट फैमिली को ही नुकसान हो सकता था। ये सुनकर सॉरस का गुस्सा शांत होता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये सब देखकर रूडियस मनी मन कहता है, ये भी बिल्कुल एरिस जैसे ही है, इन्होंने भी माफी नहीं मांगी अपनी गलती पर। देन इसके बाद सॉरस रूडियस को अपने पास बुलाता है एंड वो रूडियस से एरिस को मैजिक सिखाने के लिए कहता है। इस पर रूडियस कहता है, अगर एरिस को मुझसे मैजिक सीखना है तो वो मुझे खुद आके कहेगी ना। लेकिन रूडियस की इस बात पर सॉरस बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर रूडियस उसको समझाते हुए कहता है, क्या आप चाहते हैं कि एरिस बड़े होकर एक ऐसी इंसान बने जो अपना काम करवाने के लिए प्लीज भी ना कह सके? ये सुनकर सॉरस कहता है, हाँ कह तो तुम सही रहे हो, और उसके बाद वो एरिस को अपने पास बुलाता है। एरिस आते ही सॉरस से कहती है, ग्रैंडपा क्या आपने इससे बात कर ली? लेकिन सॉरस उससे कहता है, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम खुद किया करो। ये सुनकर एरिस रूडियस से बहुत ज्यादा घमंड में कहती है, तुम मुझे मैजिक सिखाओ। इस पर सॉरस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ऐसे बात करी जाती है लोगों से? अब यहाँ पर एरिस बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से, यानी एक बिल्ली बनकर उससे कहती है, क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो म्याऊ? और पता नहीं क्यों यहाँ पर सॉरस ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी ये आदमी रूडियस को बताता है, मिस्टर सॉरस को बीस्ट लोग बहुत पसंद है। वेल ये जो भी है, लेकिन यहाँ पर फेवर मांगने का तरीका बड़ा ही कैजुअल था, और यहाँ पर आखिरकार रूडियस यहाँ पर मैजिक सिखाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगले सीन में एरिस मैजिक सीख रही होती है एंड वो यहाँ पर एक फायरबॉल बनाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सास्की ने तो बहुत बड़ा सा बना लिया था इतनी एज में। वेल अब इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर रूडियस रॉक्सी का एक स्टैचू बना रहा होता है। वेल इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पर रूडियस ग्लेन को मैथमेटिक्स सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एरिस फायर मैजिक का यूज करके खुद ही के घर में आग लगा लेती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो खुश भी हो रही होती है। ये देखकर रूडियस उस आग को बुझाता है और एरिस को पढ़ने के लिए कहता है, यानी वही खतरनाक 2 वर्ड,
पढ़ने बैठो। और एरिस ये सुनकर भाग जाती है। अगले सीन में रूडियस एरिस को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि रूडियस को यहाँ पर आए हुए 1 महीना बीत चुका है और इसी के साथ एरिस का पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके बाद चलते हुए रूडियस एरिस को ढूंढ लेता है। यहाँ पर एरिस सो रही होती है, इसलिए रूडियस उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि मैं इसे कहता हूँ कि ये एक नंबर का लीचड़ है और ये लीचड़ बनती यहाँ पर भी करता है। ये मौके का फायदा देखकर एरिस के ब्रेस्ट पे हाथ रखता है। इस पर एरिस करवट लेती है, लेकिन वो जागती नहीं है और इस चीज के बाद इस लीचड़ की लीचड़बंदी प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर उसके अंडरगारमेंट्स चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एरिस की नींद खुल जाती है और उठने के साथ ही वो रूडियस की भुस्सी भर देती है। यहाँ पर रूडियस थोड़ी सी चालाकी दिखाता है और ग्लेन के पास जाके रोने लगता है, वो भी बड़ी ही मासूमियत के साथ। ये चीज देखकर ग्लेन भी उसकी मदद कर ही देती है। और इसके बाद अगले सीन में रूडियस एरिस और ग्लेन को पढ़ा रहा होता है, लेकिन एरिस यहाँ पर पढ़ाई छोड़ के जाने लगती है। तभी रूडियस ग्लेन को एक इशारा करता है। ये देखकर ग्लेन अपने पास्ट के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसके टीम में टोटल 6 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें 2 स्वॉर्ड्समैन, 1 मैजिशियन, 1 प्रीस्ट, 1 थीफ और 1 हीलर था। ये सुनकर रूडियस बोलता है, क्या इसमें मेरे मॉम और डैड भी थे? ग्लेन कहती है, हाँ वो भी थे। रूडियस पूछता है, आपको मैथ नहीं आती थी, तो क्या इसकी वजह से आपको कभी भी दिक्कतें हुई एडवेंचर में? ग्लेन बताती है, हाँ जब तुम्हारे माँ बाप ने शादी कर ली थी तब उसके बाद से मुझे अकेले ही एडवेंचर पे जाना होता था और मुझे तब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती थी। ग्लेन की ये सारी बातें सुन के एरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में ग्लेन इन दोनों को ही स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रही होती है, जिसमें रूडियस कुछ खास नहीं कर पाता। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा थका हुआ है और वो खुद से कहता है, मैं भले ही थक गया लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है और यहाँ पर रूडियस फिर से ग्लेन और एरिस को पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर एरिस को पढ़ाई करते करते इतना गुस्सा आ जाता है कि वो इस लीचड़ को पेलने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर ये लीचड़ भी समझ जाता है कि उसने एरिस को ब्रेक नहीं दिया, इसलिए अब इसको पिटने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद अगले सीन में रूडियस, एरिस और ग्लेन बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पर रूडियस एरिस को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उसको पंच करके आगे बढ़ जाती है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, रूडियस को एक दुकान वाला आवाज लगाता है। जैसे ही रूडियस उस दुकानदार के पास पहुंचता है, वो दुकानदार उससे कहता है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, क्या आप लॉर्ड की फैमिली से हैं? खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो, अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम बेड पे शक्तिमान बन जाओगे। और बडीज तुम जरा समझ जाओ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बडीज मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि ये दुकानदार इस लौंडे के साथ इतना बदतमीज कैसे हो रहा है। लेकिन जो भी हो, दुकानदार की बातें सुनने के बाद रूडियस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपने नोट्स में उस चीज के बारे में लिखने लगता है। तभी पीछे से एरिस आगे रूडियस के नोट्स लिखने लगती है, लेकिन यहाँ पर एरिस को पढ़ना आता है नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि आखिर रूडियस ने लिखा क्या है। रूडियस इसी चीज का फायदा उठाता है और कहता है, ये मेरे नोट्स हैं, तुम्हें क्या? लेकिन तब भी वो ये कहता है कि मैंने बस इसके अंदर सामानों के बारे में लिख रखा है। वेल ये सब छोड़ो, ये बताओ अगर 4 गोल्ड कॉइन में से 3 गोल्ड कॉइन गए तो कितने बचेंगे? एरिस इस क्वेश्चन का बहुत गलत जवाब देती है, लेकिन ग्लेन यहाँ पर सही जवाब देती है। अगले सीन में रूडियस किसी बुक का प्राइस नोट कर रहा होता है, लेकिन ये बुक यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा महंगी लग रही है। तभी वहाँ पर एरिस आकर रूडियस से कहती है, क्या तुम्हें ये वाली बुक चाहिए? रूडियस कहता है, हाँ मुझे ये बुक चाहिए, लेकिन ये बुक महंगी बहुत है। एरिस कहती है, मैं अपने ग्रैंडपा से कह के तुम्हें ये बुक दिलवा सकती हूँ। ये सुनकर रूडियस बुक लेने से मना कर देता है और वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे होते तो बात अलग होती। एरिस रूडियस को कहती है, तुम्हें तो पैसे मिलते हैं ना? रूडियस उसे बताता है कि उसे बस 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और ग्लेन को 2 गोल्ड कॉइन। रूडियस एरिस को ये भी कहता है, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो मैं फिलिप्स को कहूंगा कि वो तुम्हें पॉकेट मनी दिया करे। और ये बात सुनने के बाद एरिस बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में ये लोग घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रूडियस आसमान में एक उड़ता हुआ कैसल देखता है। ये चीज देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन ग्लेन उससे कहती है, क्या ये चीज तुमने पहली बार देखी है? ग्लेन उसे बताती है कि ये ड्रैगन किंग प्रोगियस का कैसल है। ग्लेन उसे ये भी कहती है कि प्रोगियस बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने लैपलिस को भी हराया था। ये सुनकर रूडियस कहता है, ये वाली स्टोरी शायद मैंने बचपन में सुनी थी। वेल जो भी हो, मैं एक दिन वहाँ पे जाना जरूर पसंद करूंगा। इसके बाद अगले दिन रूडियस फिर से इन दोनों को पढ़ा रहा होता है और यहाँ पर अब इस बार एरिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर एरिस रूडियस को एक गिफ्ट देती है और ये वही पोर्शन है जो कि बेड पे शक्तिमान बनाता है। रूडियस ये देख के यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है। एरिस बोलती है, तुम इस चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे तो मुझे लगा कि यार तुम्हें ये पसंद है। यहाँ पर रूडियस इस पोर्शन को रख लेता है, लेकिन वो बताता नहीं है कि ये पोर्शन किस चीज का है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ग्लेन उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रूडियस के हाथ से वो पोर्शन गिर के टूट जाता है। लेकिन तब भी रूडियस उसे बताता नहीं है कि ये किस चीज का पोर्शन है। ये चीज देखकर ग्लेन उसे पकड़ लेती है और एरिस उसे गुदगुदी करने लगती है। रूडियस बताता है कि उस पोर्शन के बारे में सबसे बात छुपाए रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो इसी के साथ यहाँ पर हम करते हैं इस वाले पार्ट को एंड। नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से लाइक भी कर देना। तब तक के लिए जो तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही है तुम उसे एक्सेस कर सकते हो।